हाय गाइस, आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं शारदा क्रॉप कैम लिमिटेड को। और ये एक स्मॉल कैप है और स्मॉल कैप मेरा चूज करने का रीजन ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें मुझे ऐसी देखने को मिली जो हमें अगर इस टाइम पर इन्वेस्ट किया जाए तो बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। और वो कितने अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, वो 100% गेन तक हो सकते हैं। तो इसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम इसके बिजनेस को देख लेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे और फिर टेक्निकल चार्ट्स को देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज कहूंगा। एक तो मेरा डिस्क्लेमर है कि मेरा पर्पस यहां पर आपको इस चीज को एनालाइज करना सिखाना है कि हमें चीजों को किस तरीके से देखना चाहिए, कैसे बिजनेस को समझना चाहिए और किस तरीके से हमें फाइनेंशियल्स और चार्ट्स को देखना चाहिए। मेरी यहां पर कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है बाय करने की या सेल करने की। सेकंड, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, क्योंकि मैं डेली 5 o'clock आपके लिए किस तरह की वीडियो लेकर आता हूं जिससे हमारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्किल्स अच्छे होते हैं, शार्प होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जैसे शारदा क्रॉप कैम, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, तो क्रॉप से रिलेटेड ये लोग केमिकल्स बनाते हैं और उसके साथ में इन्होंने इंडस्ट्रियल केमिकल्स को भी शुरू कर दिया है। तो बेसिकली ये लोग तीन बिजनेस में है मेन, एग्रो केमिकल्स, कन्वेयर बेल्ट्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स। तो एक्सपेंड कर लिया है बिजनेसेस को और डाइवर्सिफाई भी कर लिया है। और जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स की बात करें तो वो वाटर ट्रीटमेंट, फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट्स एंड अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इनमें है। अगर फर्दर डिटेल देखनी है तो हम यहां क्लिक करके फर्दर डिटेल्स भी देख सकते हैं, लेकिन उतनी ज्यादा डिटेल्स देखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे केमिकल्स वाले नाम वैसे भी समझ में आने तो है नहीं, लेकिन मोटा मोटा पता चल गया है कि ये किस तरह के बिजनेस में है और कंपनी क्या करती है। फिर उसके बाद में अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल में सबसे पहले एक बार मार्केट कैप देख लेते हैं जो कि 2424 करोड़ की है विच इज ए स्मॉल कैप। अगर स्टॉक के पीई की बात करें तो सिर्फ 12 के पीई पर ट्रेड कर रही है कंपनी। ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं है पीई टर्म्स में। वैसे मैं पीई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, लेकिन अगर अच्छी कंपनी होने के बाद भी अगर पीई सस्ता है तो उसके मल्टी बैगर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैं 30% की बात करता हूं, लेकिन इसका जो बिजनेस है क्रॉप केमिकल्स में तो शायद 30% प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा इस इंडस्ट्री में। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा मानकर चल रहा हूं कि इट्स ओके, लेकिन 20% के पास है विच इज ओके। प्रोमोटर्स होल्डिंग 74.8% है। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रोमोटर्स ने जो मैक्सिमम अवेलेबल लिमिट है सेबी की तरफ से कि 75% मैक्सिमम पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डिंग रख सकते हैं लिस्टेड कंपनी में, तो इन्होंने पूरी की पूरी अपने पास रखी हुई है, उसको डाइल्यूट नहीं किया हुआ है। उसके बाद में अगर प्लेजिंग देखें तो प्लेजिंग इनकी जीरो है और डेट टू इक्विटी देखें तो वो भी जीरो है, सिर्फ 2% का डेट है। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रमोटर्स के पास सारी शेयर होल्डिंग है अपनी मेन और डेट इक्विटी जीरो है और प्लेजिंग कुछ भी नहीं की हुई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में इज ओके 18.5% और स्टॉक पी इज 12 और स्मॉल कैप है। उसके बाद में अगर फर्दर हम देखें तो इसके हम लोग P&L स्टेटमेंट पर चले जाते हैं तो 352 करोड़ का इनका सेल्स थी इनकी मार्च 2010 में, फिर इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होते होते लगातार इंक्रीज हुई है, नॉट इवन ए सिंगल ईयर जब इनकी सेल्स बढ़ी नहीं हो। 352 से 442, 614, 778, 790, 1061, 1222, 1399, 1707, 1998, 2003 और 2072। एक भी साल ऐसा नहीं है जब इनकी सेल्स ग्रो नहीं की हो। एवरी ईयर सेल्स ग्रो हुई है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इनका लगातार ग्रो हुआ है। 29 करोड़ से इंक्रीज होते होते ये 191 करोड़ तक गया। उसके बाद में 176, 165 और अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 194 करोड़ हो गया है जो कि हाईएस्ट है। अब अगर किसी का नेट प्रॉफिट जो ग्रोइंग कंपनी हो अगर हाईएस्ट हो जाए ना, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट हो, तो उसके लिए मैं एक बात बिल्कुल साफ साफ कह सकता हूं कि उसका शेयर प्राइस भी हाईएस्ट एवर चल रहा होगा। और अगर नहीं चल रहा है तो वो हाईएस्ट एवर ट्रेड करने के लिए सक्षम है, वो वहां पर जाएगा जरूर। तो अगर लाइफ टाइम हाई पर हमारा नेट प्रॉफिट अगर पोस्ट होता है ना तो स्टॉक प्राइस लाइफ टाइम हाई पर जाना ही है। अगर कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, बैलेंस शीट हम देख चुके हैं। और अगर फिर से देखना शुरू करें तो कंपनी के ऊपर कभी भी लोन नहीं रहा। 170 करोड़ का यहां पर लोन लिया जो अगले साल ही पे ऑफ कर दिया, फिर जीरो रहा और अभी सिर्फ 20
229 करोड़ है, विच इज नथिंग। और अगर रिजर्व्स की बात करें, जो प्रोमोटर्स का पैसा है, तो वो 261 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1350 करोड़ तक पहुंच गया है सितंबर 2020 की बैलेंस शीट के हिसाब से, जो रिसेंटली अभी हुई है। और फिक्स्ड एसेट्स की अगर बात करें तो 107 करोड़, फिर 88 करोड़, 58 करोड़ से जो इन्होंने जर्नी स्टार्ट की अपनी एक्सपेंशन की, तो 58 करोड़ के फिक्स्ड एसेट से बढ़ाते बढ़ाते अपनी कैपेसिटी को ये 626 करोड़ तक ले आए हैं। और ये 416 करोड़ से बढ़ाकर 626 तो पिछले 6 महीने में किया है। और अब जो इसका इंपैक्ट आना होगा ना सेल्स पर, वो और भी ज्यादा अच्छा नजर आएगा। इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पैसा इनका कंज्यूम तो हो चुका था, लेकिन अभी वो प्रोडक्शन लाइन में भी आ चुका है। 416 करोड़ से बढ़ के 626 करोड़, तो इसका इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पर और भी ज्यादा आएगा। यानी कि जो हाईएस्ट एवर इन्होंने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है ना पिछले 12 महीने में, ये आगे चल के और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो शेयर प्राइस लाइफ टाइम हाई पर तो जाना ही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 74.78% इनके पास शेयर होल्डिंग थी, जो 74.78 ही रही लगातार। उसके बाद में मार्च 2020 में इन्होंने 0.01% और बढ़ा लिया, और फिर जून क्वार्टर में 0.03% और इंक्रीज कर लिया। तो शेयर होल्डर्स ने अपनी होल्डिंग को सिर्फ बढ़ाया ही है, कम कभी नहीं किया। एफआईआई के पास 4.63% है और डीआईआई के पास 16.93% है। और सबसे मजेदार बात यह है कि पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 3.62% है। यानी कि सारा का सारा मार्केट में शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। पब्लिक के पास सिर्फ 3% है। अब पब्लिक के पास सिर्फ 3% है ना, तो इसी बात से समझ में आ जाता है कि कंपनी में कितना दम है। पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया गया, पब्लिक से क्यों उठाया जा रहा है सारा माल, और इनके पास क्यों नहीं है पब्लिक के पास। अब इस कंपनी में तो दम है, बैलेंस शीट देख ली, बिजनेस देख लिया। अब एक बार टेक्निकल चार्ट्स और देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट में अगर हम 21 अक्टूबर की बात करें, तो 21 अक्टूबर को इतनी अच्छी वॉल्यूम के साथ एक ये यहां से रैली किया, स्टॉक 293 तक गया और 293 तक जाकर ये फिजल आउट हो गया और यहीं पर रुका रहा। फिजल आउट होने के बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि निफ्टी पिछले 6-7 दिन में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। इवन वो डाउन गई है, कल भी डाउन गई थी और आज भी डाउन गई है। और उस चीज के बावजूद भी कल ना तो शेयर प्राइस इसका टूटा था और ना ही आज टूटा है, दोनों दिन प्लस में रहा है। तो आप समझ लो कि जब निफ्टी साथ में सपोर्ट करेगी, मार्केट साथ में सपोर्ट करेगी, तो ये यहां से निकल जाने वाला है। और एक और मैं बात बताऊं आपको, जो इसका लाइफ टाइम हाई था, वो लाइफ टाइम हाई था इसका मई 17 में लाइफ टाइम हाई था 560 का, जो यहां से डबल से भी ज्यादा है। और तो जब लाइफ टाइम हाई नेट प्रॉफिट पोस्ट होता है ना, और उसके बाद में कैपिटल एक्सपेंशन की वजह से, फिक्स्ड एसेट्स यानी कि कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से और ज्यादा आगे नेट प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो नेट लाइफ टाइम हाई तो शेयर प्राइस ने जाना ही है। साथ में एक और जो बहुत अच्छी बात है ना, यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, वो है ये इसने यहां पर एक अच्छा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो कि अगर मैं इस लाइन को खींच लूं, यहां पे ड्रॉ कर लूं, तो मैं एक बार मूविंग एवरेज को हटा देता हूं जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर आपको अभी नजर नहीं आ रहा है तो ये इस तरह से है। दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, ये पूरा इनका हेड है, और ये यहां पर राइट शोल्डर की पूरी तैयारी है, और ये हैवी वॉल्यूम के साथ यहां पर चलना शुरू हो गया है। ये हैवी वॉल्यूम यहां पर आ गई है, और इस हैवी वॉल्यूम के साथ यहां पर इसने पूरा अच्छे से जंप भी किया था, लेकिन मार्केट के थोड़ा सा प्रेशर में रहने की वजह से ये निकल नहीं पाया। अब जब ये यहां से निकलेगा तो सीधा सीधा इसका इंपैक्ट जो आएगा वो मैं बता देता हूं कि इसका टारगेट क्या बनता है। टारगेट बनता है जितनी इसकी डेप्थ होती है ना इस हेड की, उतना ही यहां से निकलने के बाद में इसका नेट प्रॉफिट टारगेट होता है ऊपर की तरफ को। ये टेक्निकल भी हो गया, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी हो गया, और इसके पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। मेरे ख्याल से 6-7 महीने से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। 540 का इसका टेक्निकल टारगेट आता है दिस हेड एंड शोल्डर के बेस पर। और अगर हेड एंड शोल्डर का बेस लेकर चला जाए तो इसका स्टॉप लॉस कहां आता है? स्टॉप लॉस आता है जो इसके राइट शोल्डर का ये लो है, इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो ये इसका स्टॉप लॉस आता है। तो अगर परसेंटेज टर्म्स में इसको थोड़ा सा देख लें तो करंट मार्केट प्राइस जो यहां पर है 270 पर, और ये 12% का तो इसमें स्टॉप लॉस है। और अगर हम टारगेट की बात करें तो एक बार टारगेट भी सेम लेवल से ड्राइव कर लेते हैं 270 से। ये पूरा 100% का टारगेट है, जो मेरे हिसाब से 6 महीने से 12 महीने के बीच में कभी भी आ जाएगा। तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरी इसके ऊपर बाय करने का पूरा मन है। मैं बाय करूंगा भी, मैंने इसको मार्केट क्लोज होने के बाद ही इस चीज को देखा है। तो क्योंकि मैं स्क्रूटनाइज करता हूं मार्केट बंद होने के बाद में ऑलमोस्ट 500
500 शेयर्स को, तो इसके ऊपर निगाह गई, अच्छा लगा, वॉल्यूम देखा कि पिछले 2 दिन में ये डाउन नहीं गया है जबकि मार्केट डाउन गई है। उसके बाद फाइनेंशियल्स देखे, बिजनेस देखे, सब चीजें समझ में आ गई। तो मैंने ये वीडियो अभी बना रहा हूं मैं, अभी 4:22 हुए हैं, 5 बजे ये आपकी अपलोड हो जाएगी। कल मैं भी इसको बाय करने वाला हूं। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना, उसके हिसाब से बाय करना। सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना मानने की जरूरत नहीं है। मेरा पर्पस यहां पर आपको गाइड करना है, किस सेंस में कि इन सब चीजों को समझे कैसे। रिवर्स हेड एंड शोल्डर एक बहुत ही प्यारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये फिर इसका शोल्डर आ जाता है। आई एम ए बायर इन दिस शेयर। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके कर लो इसको। माय नेम इज विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस इवनिंग।